Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button. वेलकम व्यूअर्स, अनीस फारूकी हाजिर है प्राइम टाइम की एक एपिसोड लेकर, जिसमें आज हम डिफरेंट टॉपिक्स पे बात कर रहे हैं और बहुत कुछ हो रहा है। पाकिस्तान से लेकर हिंदुस्तान, हिंदुस्तान से लेकर अमेरिका, अमेरिका से लेकर कनाडा। आज कोशिश करेंगे कि कुछ इश्यूज़ जमा ऐसे हो गए हैं कि जिस पे हम आपको अपना इंसाइट दे सकें, अपनी इंफॉर्मेशन एनालिसिस पेश कर सकें। इमरान खान के भी 2 साल मुकम्मल हो गए। इमरान खान ने कामरान खान को इंटरव्यू दिया या कामरान खान ने इमरान खान को दिया, ये समझ में नहीं आ रहा अभी तक और उसमें क्या बातें हुई। फिर इस दौरान में मिडल ईस्ट में इसराइल का भी मुद्दा उठा और उसको तस्लीम करने, रिकग्नाइज़ करने की बात हुई। उस पर पाकिस्तान एक अपना मौक़िफ़ लेके जमा हुआ है, सऊदी अरब का अपना एक मौक़िफ़ है। हमें तो इससे मतलब है कि पाकिस्तान इस बारे में क्या अपनी फ़ॉरेन पॉलिसी रखता है, इस पर बात करेंगे। इसके अलावा पाकिस्तान के एक सरकारी अफसर जो कि कुछ अर्से बाद रिटायर भी हो सकते हैं, वो पाकिस्तान की रियासत बनकर सऊदी अरब गए और शाह सुलेमान से मुलाकात करने की कोशिश की। क्या वो कोशिश कामयाब हुई? एक सवाल ये पैदा होता है। और दूसरी बात ये कि वो किस हैसियत में गए थे, वो कौन होते हैं पाकिस्तान के अवाम की नुमाइंदगी एक दूसरी रियासत में करने। मेरा इशारा जनरल कमर जावेद बाजवा, चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ की तरफ है। अगर एक और तरफ देखें तो फिर शाह महमूद कुरैशी, जो कि जिनकी ज़िम्मेदारी है इस तरह के डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप और अफेयर्स को लेकर चलने की, वो क्या कर रहे थे? वो तो जहाज़ पकड़ के चीन के हवाई अड्डे पे उतर गए, जहाँ उनको एक आदमी ने रिसीव किया, वो गाड़ी में बैठे और रवाना हो गए। उस दौरे चीन के बारे में हम बात करेंगे कि वहाँ पे क्या वो माली इमदाद के लिए गए हैं, दीगर उमूर पे बातचीत करने के लिए गए हैं। चीन हमारा यार है और क्या खाली अब चीन ही हमारा यार है, इस पे भी बात कर लेंगे। साथ साथ आपने देखा होगा कि कमाला हारिस नामी एक ख़ातून बड़ी तेज़ी से इस वक्त अमरीकी सियासत पे उनका नाम आ रहा है। उनका स्टैंस क्या है? बहुत से हमारे जो दोस्त इस वक्त हिंदुस्तान में देख रहे हैं और उसमें से कुछ ऐसे नादान दोस्त भी हैं जो ये खुश हो रहे हैं समझ के कि इंडियन हेरिटेज की खातून जो हैं वो नायब सदर और प्रोस्पेक्टिव फ्यूचर प्रेसिडेंट भी हो सकती हैं। उनको हम आज बताएंगे कि इसकी असलियत है क्या, इस पे बात करेंगे। थोड़ा सा कैनेडियन सियासत पे भी आएंगे, क्योंकि कैनेडियन सियासत में भी कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जो कि कनाडा के लोगों को जानने की ज़रूरत है और समझने की ज़रूरत है। ख़ास तौर पे लिबरल गवर्नमेंट के हवाले से वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने और वज़ीर ख़जाना का इस्तीफ़ा आने के बाद जो सूरत हाल पैदा हुई है, ताहिर असलम गोरा साहब और हम लोग ये कनाडा की सियासत पे भी हम लोग बहुत नज़र रखते हैं। तो सब बातों के लिए ताहिर असलम गोरा साहब को वेलकम करते हैं। सर कैसे? थैंक यू अनीस भाई। तो हम शुरू करते हैं। इमरान खान की कारकर्दगी 2 साल पूरे हो गए, इस पर हम काफ़ी बात भी हो चुकी है दीगर शो में भी। लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए, पाकिस्तान एक बड़ी रियासत एक के तौर पे एक इस पूरे ख़ित्ते में, सब कॉन्टिनेंट में है, स्टेक होल्डर है और उसकी सरकार ने आज तक किया क्या है अवाम के लिए? हम कहाँ खड़े हुए हैं अगर हम नंबर्स और फैक्ट्स की बात करते हैं तो? देखिए, इमरान खान साहब की कारकर्दगी, उनकी हुकूमत की कारकर्दगी की बात हो रही है 2 साल की। मैं ये कहूँगा कि इस पे बात होनी चाहिए ना कारकर्दगी पर। ठीक है। इनफैक्ट तो ना कारकर्दगी हुई है। शुरू हुई थी उनकी सरकार इन वादों और दावों से कि हम $200 बिलियन आएंगे जी। अभी आपके सामने $1 बिलियन देते हुए जान को लाले पड़ गए सऊदी अरब को वापस, जब सऊदी अरब ने कहा वापस करो पैसे हमारे। बिल्कुल ठीक है ना। तो $200 बिलियन बड़ी सहूलत से लाने की जो बात करते थे, अब एक एक पाई को तरस रहे हैं। तो ये नाकारकर्दगी की ही एक मतलब इंतहा है, मैं ये कहूँगा। आपको याद होगा सरकार बनते ही वो डैम फूल की बात हुई। मैं पता नहीं, मैं डैम फूल ही उसको कहता हूँ। जी, मतलब जिस चीज़ में आवाम को बेवकूफ़ बनाया जाए उसको हम फुलिशनेस ही कह सकते हैं। हाँ, तो वो आपके सामने है। जो इनकी खारजा पॉलिसियाँ हैं, पाकिस्तान की किसी भी सरकारी डेमोक्रेटिक सो कॉल्ड गवर्नमेंट की खारजा पॉलिसी होती नहीं है, वो तो इस्टेब्लिशमेंट की होती है। आपने जिक्र खुद ही छेड़ा कि एक फ़ौजी अफसर, चीफ द आर्मी स्टाफ जब जाते हैं सऊदी अरब में, तो यही पूरी कौम की तवक्को है कि पता नहीं वो क्या होगा कि सऊदी अरब के शाह उनके पाँव पड़ जाएंगे और पैसे ले आएंगे, तेल ले आएंगे। लेकिन हुआ ये कि वो जाते हैं तो वो नायब वज़ीर दिफ़ा उनको मिलते हैं।
जो शाह सुलेमान के भाई हैं, ठीक है, छोटे, और वो भी अभी फुल वज़ीर दिफा नहीं है, नायब वज़ीर दिफा हैं। और इसके साथ साथ वो शाह सुलेमान भी नहीं मिले, चूँकि इस वक्त ये जो यंग शाह है इनके बाप तो बीमार हैं जी, ये जो यंग शाह हैं यही हैं सब कुछ, शाह मोहम्मद बिन सुलेमान बिल्कुल, MBS यही सब कुछ हैं। और ये ऐसे सख्त गिर हैं कि जब इन्हें गुस्सा आया था नए नए ये शाह बने थे, वैसे तो जानशीन हैं जी, मगर हम इनको शाह ही कहते हैं, तो इन्होंने अपने ही सारे शहजादे भाइयों को कैद कर दिया था। बिल्कुल, सबको सबक देने के लिए मैसेज देते हैं ना वो। जी, डिक्टेटोरियल माइंडसेट है, हम मानते हैं, लेकिन पाकिस्तान की आर्मी एस्टेब्लिशमेंट का कौन सा कम डिक्टेटोरियल माइंडसेट है? कोई कम तो नहीं है। बिल्कुल, तो तवक्कुआत थी इनको कि मिलेगा, कुछ ना कुछ मिलेगा एटलीस्ट। जो माजी में तल्लुकात फ़ौरन बहाल हो जाया करते थे, कभी आपस में गिला शिकवा होता था तो हो जाएंगे, लेकिन असल में पाकिस्तान भी अपनी खारजा पॉलिसी की जो ब्लंडरनेस है उसकी इंतहा पे पहुंच चुका हुआ, या पाकिस्तान के पास कोई ऑप्शन भी नहीं रही। मैं दोनों बातों की वजाहत करता हूँ। ब्लंडरनेस यूँ कि जिस तरह शाह महमूद कुरैशी ऊपर तले कश्मीर 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 करते करते अपने दोस्तों को भी गंवा रहे हैं जी, और यहाँ तक धमकी दे दी कि हम OIC का अलग से इजलास बुला लेंगे। भाई आप OIC का इजलास तो दूर की बात है, आप तेल की कीमतों को सेट करने में कोई 0.1% किरदार अदा नहीं कर सकते, ना आपके पास तेल है ना आपके पास अख्तियारात हैं। तो OIC तो घूमता ही ज़्यादातर तेल की सियासत के इर्द गिर्द है। उस तंजीम का मकसद ही यही है ऑयल की प्राइसेस को। मतलब हाँ वो ठीक है, मतलब उसको क्या रखा हुआ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस, लेकिन उसमें यही बड़े फैसले होते हैं। मैं उसको ऑयल इस्लामिक कॉन्फ्रेंस कहता हूँ, ठीक है, हाँ ज़्यादा अच्छा नाम है। अच्छा, दूसरा पाकिस्तान भी इन ब्लंडर्स की इंतहा पे चला गया। उधर सऊदी अरब जो कि अमेरिका का इत्तेहादी है, वो दोनों मिल के भारत के साथ जिस तरह की शराकत दारी कर रहे हैं वो भी अपनी इंतहाओं पे हैं। इसलिए मैं यहाँ पे इंतहाओं पॉजिटिव मानों में कह रहा हूँ, वो इसलिए कि उनको सूट करता है। मैं अपने हिंदुस्तान में देखने वाले दर्शकों के लिए थोड़ा सा इंटरप्रिटेशन कर दूं, क्योंकि बाज़ औक़ात हम मुश्किल लफ्ज़ इस्तेमाल कर जाते हैं। शराकतदारी मतलब पार्टनरशिप, एक तरह का अलाइंड हो गए हैं, एक एलाइज बन गए हैं, स्ट्रॉन्ग इकनॉमिक जो है वो दोस्त बन गए हैं इस वक्त अरब ममालिक हिंदुस्तान के साथ। और इसमें पाकिस्तान को मुश्किलात का सामना पेश आता है। आप देखिए कि एक चीज़ मैं आपसे भी बात करूँगा ताहिर भाई, और अपने नाज़रीन को भी ये बात समझाने की कोशिश करूँगा कि अरब ममालिक की एक सोच रही है एक ज़माने में कि चूँकि हमारे पास कोई मजबूत फ़ौज नहीं है तो ये पाकिस्तान की फ़ौज जो है ना हमारे इस्लाम के किले की हिफाजत करती है, तो वो दौर गुजर गया। अच्छा, उस सोच को जहन में रखते हुए इस ख़ास मौके पर जबकि पाकिस्तान मुश्किलात के एक नाजुक एक और मोड़ से गुजर रहा है, वहाँ पे उन्होंने चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ को भेजने का फ़ैसला यही सोच के किया कि फ़ौज जो कि मर्सनरी के तौर पे सऊदीज़ इस्तेमाल करते हैं, वो फ़ौज और फ़ौज के सरबराह को देख के वो एकदम बाहें खोल लेंगे और जफ्फियाँ मारेंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आपने देखा कि जनरल बाजवा वहाँ बैठे हुए थे, फंसे हुए, जिस तरह से अपने कपड़ों में भी फंसे हुए थे। वो ज़ाहिर है वो पाकिस्तान का बजट उनको हज़म नहीं हो रहा, वो खा के वो लिबास से यूनिफॉर्म भी बाहर निकल रही, लेकिन वो इस्तकबाल नहीं मिला एक्सपेक्टेड एंटिसिपेटेड सऊदियों की जानिब से, क्योंकि सऊदीज़ आर वेरी, जिसे कहते हैं, ब्लंट और स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से उन्होंने कहा कि हम दोगला रवैया इख्तियार नहीं कर सकते। हम ये नहीं कर सकते कि हम हिंदुस्तान को भी कहें कि जी आप हम और बड़े अच्छे इकनॉमिक पार्टनर हैं, एलाइज़ हैं, और पाकिस्तान जो है वो हम उसको भी जो है ना जफ्फियाँ मारेंगे, क्योंकि पाकिस्तान ने आधे मौक़ों पे हमारा दिया और आधे मौक़ों पे वो जो है वो लेफ़्ट टर्न ले लेता है राइट का इंडिकेटर देकर। तो ये चीज़ें जो है इसको जहन में रखना चाहिए हमारे नाज़रीन को। मैं थोड़ा सा इसलिए समझाना चाह रहा था कि जो शराकतदारी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन टुडेज़ वर्ल्ड। आज की जो बदलती हुई दुनिया है, चाहे वो अफ़गानिस्तान हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो अरब ममालिक हों, हिंदुस्तान शराकतदारी, तो दोस्तों ये लफ्ज़ याद कर लें, हम बार बार इसको यूज़ करेंगे। शराकतदारी मीन पार्टनरशिप, बीइंग अलाइंड एंड बीइंग एलाइज। जी तारिक भाई, सॉरी। देखिए, नहीं बिल्कुल ठीक है। बात बड़ी सिंपल है कि दुनिया बदल रही है, बल्कि मैं ये कहूँगा कि बहुत हद तक दुनिया बदल चुकी है। अब भारत के साथ जो रिश्ते हैं, ना सिर्फ सऊदी अरब के, गल्फ़ स्टेट्स के, वो बहुत ही मज़बूत हैं। कारोबारी, वही जो आपने लफ्ज़ जिसकी वजाहत की, शराकतदारी बढ़ रही है। जी। पाकिस्तान की तरफ से जो
मुतालबा किया जाता है या रिक्वेस्ट की जाती है अरब ममालिक से, जी, पता नहीं मुतालबा है या रिक्वेस्ट है कि भाई आप हमारा साथ दें। पहले भी कश्मीर के मसला पे कभी कभार वो बात तो नहीं किया करते थे गल्फ स्टेट्स वाले, OIC में हल्की फुल्की बात कर देते थे, चले पाकिस्तान खुश हो जाए, आफ्टर ऑल मेंबर है उनका। अब ये मुझे नहीं पता, आपने कहा कि मुतालबा है या रिक्वेस्ट है, जी, मैं कहता हूँ तरला है। हाँ, तरले का ठीक क्या है। तर्जुमा हो सकता है, ये आप मुझे बताइएगा ताकि हमारे व्यूअर्स को समझ में आ सके। वो तरले का वही है जी कि बिनती है, बिनती है, हाँ जी, मतलब हाथ जोड़ के बिनती है। हाँ, मतलब कि जनाब हमारी भी बात सुन ले। अब वो बात नहीं सुन रहे थे तो शाह महमूद कुरैशी साहब खुद चूँकि शाह हैं, उनका ये ख्याल है कि वो पाकिस्तान के शाह हैं, तो उन्होंने ज़रा सख्त ज़ुबान इस्तेमाल की। सख्त ज़ुबान इस्तेमाल होने के बाद जो इतलात आई वो यही है कि सऊदियों का जो स्टाइल है, उन्होंने कहा जी पहले जो आपने पैसे देने वो तो वापस करें ना। वो $1 बिलियन वो चीन से वापस किया, मतलब टोपियाँ चलाई जी। अब ये है कि वो कह रहे हैं कि ये भी इतलात हैं कि सऊदी अरब कह रहा है बाकी भी वापस करो। बाकी अच्छा, ठीक है। तो वो अब शाह महमूद कुरैशी चीन गए हैं, पता नहीं इस काम के लिए गए हैं या और भी बहुत सारे काम है, ये काम तो होगा ही होगा जी। हो सकता है अगर सऊदी अरब ने ना भी मांगे हों पैसे अभी वापसी के, बाकी के मांग लेंगे, लेकिन पाकिस्तान को तो चाहिए ना पैसे। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि शाह महमूद कुरैशी, आपको पता है, एक गद्दी नशीन, पीरों फ़कीरों सूफिया के गद्दी नशीन हैं, वो पीर भी हैं अपने इलाके के, उनके दिल में एक नरमी पैदा हो गई हो चीन के मुसलमानों के लिए, जो वीगर मुस्लिम्स हैं उन पे जुल्म हो रहा हो, तो उनका चलो हम जाके चीन से बात तो कर लें कि ये मजालिम ही बंद कर दो हमारे मुसलमान भाइयों पे, क्योंकि हम तो इस्लामी उम्मा के लीडर हैं और हम इस्लाम का खिला हैं, तो हम अपने चीनी मुसलमान भाइयों को बचाने आएंगे। क्या ऐसा पॉसिबिलिटी है आप समझ? नहीं, ये तो खैर अनीस भाई आप शायद मजाक कर रहे हैं। अच्छा, मजाक, ठीक है। शाह महमूद कुरैशी तो शाह महमूद कुरैशी हैं। इमरान खान से जब पूछा गया था चीन के मुसलमानों के हवाले से 2-3 इंटरव्यूज़ में जी, तो उन्होंने कहा कि मुझे तो पता ही नहीं है। अच्छा, ठीक है ना जी। जो कप्तान साहब हैं ये तो उनके नायब भी नहीं है। ठीक है। पता नहीं आजकल नायब कौन है, चूँकि वो तो आज़म खान हैं, वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, जिनके साथ इत्तलात के मुताबिक लड़ाई भी हुई है शाह महमूद कुरैशी की। लेकिन इमरान खान से भी ऊपर बैठे हुए हैं वो इस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं जी। तो चीन से वो भी ये इस बात तो करना तो दूर की बात है, इशारा भी नहीं कर सकते, क्योंकि चीन इस वक्त ऑलमोस्ट मास्टर है, पाकिस्तान का आका है। बिल्कुल सही। ठीक है। वो इस तरह का आका है कि आपने वो भी देखा होगा इस्लामाबाद के एयरपोर्ट से वो छतें लीक कर रही हैं और टाइलें गिर रही हैं, तो हुकूमती सतह पर अभी तक कोई आपने बयानबाजी नहीं देखी होगी जी। बिल्कुल कि ये चीन की कंपनियों ने क्या काम किया है जी। असल में वो बात होगी ना कि चीन का चले तो चांद तक, नहीं चले तो चीन तक, और जो माल है उनका मेड इन चाइना प्रोडक्ट ऐसे ही होती है। और उसमें जो एयरपोर्ट की आपने बात की, ज़ाहिर है वो टूट फूट शुरू हो गई है। तो चीन की पायदारी हमने हमेशा ही देखा है कि यहाँ की मार्केट में भी जो मेड इन चाइना प्रोडक्ट्स मिलती हैं वो ज़्यादा पायदार तो होती नहीं है। लेकिन और जहाँ तक आका की बात की आपने, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आका क्या होता है। आका ये होता है बेसिकली पाकिस्तान को, पाकिस्तान की सरकार ने मॉर्गेज रख दिया है चाइना के आगे, यानी कि कुर्क कर दिया है कि आप इसके अगेंस्ट ये मुल्क है, ये हमारा मकान है, इस मकान के पेपर हम आपके नाम करते हैं, हमें जो है ना पैसे दे दो। तो दिस इज़ एग्जैक्टली व्हाट्स हैपनिंग कि चाइना इज़ अ बैंक, चाइना इज़ फाइनेंसिंग, चाइना इज़ कंट्रोलिंग, चाइना इज़ रूलिंग। चाइना की जो है सारी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, सारी जितना भी बिज़नेस है वो पाकिस्तान में होगा, ट्रेड जितना होगा पाकिस्तान में होगा, सारा कुछ होगा चाइना का। पेमेंट पाकिस्तान को करनी है चाइना के पैसों से लेके हैवी इंटरेस्ट रेट पे। सो दैट्स वेयर वी हैव बीन मॉर्गेज्ड। हमें वहाँ पे कुर्की के लिए जनाब वहाँ रख दिया गया था साहब। देखिए जी, मॉर्गेज और कुर्की में भी फ़र्क होता है अनीस साहब जी। यहाँ हम रहते हैं, यहाँ मॉर्गेज जो होता है ना वो गुड डेट में समझा जाता है। उससे क्या होता है कि हम बजाय रेंट देने के वो इंटरेस्ट और प्रिंसिपल दोनों देते देते इक्विटी अपनी बिल्ड कर लेते हैं और एक दिन मालिक बन जाते हैं। ठीक है। कुर्की बिल्कुल डिफरेंट है। मैं कुर्की का तर्जुमा मॉर्गेज में करना ही नहीं चाहता। ठीक है। कुर्की बैंकरप्सी है ना इनफैक्ट, या लेकिन एक बैंकरप्ट स्टेट यही करेगी ना फिर आखिर में। अब हमारे पास कोई बचा नहीं है, ये मुल्क तो रखा हुआ है, ये ले लो। हाँ, ये कुर्की है, यानी हमने गिरवी रख दिया। गिरवी, मैं यही लफ्ज ढूंढ रहा था, गिरवी। ठीक है ना जी। तो गिरवी कुर्की ये जरा इक्विवेलेंट है। मॉर्गेज तो बड़ा गुड डेट वाला पॉजिटिव मानों में लफ्ज है जी। वो तो इक्विटी बनाने के लिए है। बदकिस्मती से पाकिस्तान जिस तरह के कर्जे ले रहा है, पाकिस्तान को भी पता है। अब वो फंस गए हुए हैं, चूँकि उनके पास कोई और रास्ता नहीं है कि वो जो कुछ चाइना के साथ हो रहा है वो मॉर्गेज तो दूर की बात है, वो कुर्की
वो एक्चुअली कुर्की हो रही है। बिल्कुल, ठीक है ना जी, यानी गिरवी के कुर्की असल में गिरवी के बाद की एक स्टेज और जिसके आसार भी नजर नहीं आ रहे कि इसे छुड़ा सकेंगे कल को। मुझे याद आ गई वो टर्मिनोलॉजी। गिरवी ये होता है कि आपके पास कोई चारा नहीं है, आपने गिरवी रख दी अपनी प्रॉपर्टी, अपना सोना या जब उसमें नाकाम हो गए तो फिर वो कुर्की मुराद नीलामी हो जाती है। अब वो अपना वसूल करेगा, वो फिर वसूल करता है, यानी वो टेरिटोरियल क्लेम होता है। ओके ओके। कुर्की उससे भी एक बड़ा वो एक तो यानी कि आप समझते हैं कि एक छोटे से वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी चीन जाके कुछ मामला दुरुस्त कर लेंगे ये सारे? देखिए, शाह महमूद कुरैशी ऑफ कोर्स अपने काउंटर पार्ट जो खबरें आ रही हैं चीनी वजीर खारजा से मिलेंगे और रोना धोना रोएंगे और चीन की बात के साथ सऊदी अरब की भी शायद बात होगी, अमेरिका की होगी। उससे ज़्यादा जो मीडिया खुद कह रहा है, पाकिस्तान का रिपोर्ट कर रहा है, वो इंडिया होगा। ठीक है, अच्छा इंडिया पे तो ख़त्म ही नहीं होती ना इनकी बात। राइट राइट राइट। सांसें इनकी इंडिया से शुरू होती हैं, इंडिया पे ख़त्म होती हैं, जिसको कोई फ़ायदा नहीं है जी। चीन इंडिया का क्या कर लेगा? ठीक है, वो स्टैंड ऑफ उन्होंने डायरेक्ट करके देख लिया है इंडिया के साथ। जो कि इंडिया ने ऐप्स बैन की हैं जी, तो चाइना को समझ आ गई कि असल मार्केट कहाँ थी, असल जो है ना मात इकोनॉमिक्स में होती है जी। ठीक है, वो समझ आ गई। उसके बाद वो इंडिया ने ऐसी रीड डाली ऐप्स को बैन करने की कि अब अमेरिका भी ऐप बैन करने की बात कर रहा है। और फिर मुझे बड़े एक जोक याद आ गया। जोक से मुराद ये कि अभी जो इमरान खान का रिसेंट इंटरव्यू हुआ है, इसमें कामरान खान जो कि एक शाही वो हैं, कसीदा सरा हैं, और वो उन्हीं को इंटरव्यू देना इमरान खान ने मुनासिब समझा। वो ये कहते हैं कि इंडिया को आइसोलेट कर दिया है आज दुनिया में हमने। मतलब ये कौन सी सदी में लोग रहते हैं, ये कौन लोग हैं, कौन हो तुसी यार? समझ में नहीं आता कि ये 22 करोड़ आवाम के सामने आप कितनी ढिठाई से सफ़ेद झूठ बोलते हैं। देखिए, बात ये मेरा पहले ये ख्याल था कि इस तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट में जो पहले तो एक मिनिस्टर होती थी जो रिज़ाइन करके चली गई, आशिक इवान जी, वो कॉमेडियन है। अच्छा, फिर वो सईद मुराद और पता नहीं इस तरह के लोग जो ख़त्म नबूवत के दावे करते रहते हैं, अली मोहम्मद और इस तरह के, मेरा ही, और वो जरताज हैं इस तरह के, फवाद चौधरी। हाँ, लेकिन ये जो एचिसोनियन शाह महमूद कुरैशी, ये सबसे बड़ा मस्खरा है। अच्छा, अब आप खुद देखिए कि ये कहना कि हमने इंडिया को आइसोलेट कर दिया है जी, एग्जैक्टली। ये खुद आइसोलेट होके दीवार के साथ लगे ज़्यादा से ज़्यादा चीन के साथ बैठे हुए हैं, और कौन इनका और मैक्सिमम पार्टनर बनेगा? ईरान, जो दीवार के साथ लगे हुए। चीन तो चले फिर उसकी कोई इकानमी है, वो तो अपनी करतूतों की वजह से वो दीवार के साथ लग रहा है, लेकिन ईरान तो बिल्कुल हर लिहाज से दीवार के साथ लगा हुआ है। बिल्कुल, जो हरकतें की हुई हैं, ह्यूमन राइट्स की मैसिव वायलेशंस, इकोनॉमिक करप्शन, और पूरी वो ट्रूली आइसोलेटेड है। अच्छा, अब ये सऊदी अरब, अमेरिका और इनसे निकल के ना इधर जा रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इनका कोई तल्लक वल्लक थोड़ा बहुत बन रहा है तुर्की के साथ। अच्छा, तुर्की से मिलता कुछ नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, तुर्की से हल्लाशेरी मिलती है, बल्कि वो इनको आगे करते हैं और वो और पीछे हट जाते हैं। बिल्कुल, कोई इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं होता। चूँकि देखिए, पाकिस्तान को इकोनॉमिक ऑक्सीजन चाहिए। एग्जैक्टली, इकोनॉमिक ऑक्सीजन सिर्फ और सिर्फ दराज तक अमेरिका से मिलती रही। बिल्कुल, और फिर ये गल्फ स्टेट से मिलती रही। अब वहाँ से इकोनॉमिक ऑक्सीजन तकरीबन बंद हो चुकी है। अमेरिका से तो ऑलमोस्ट क्या मुकम्मल बंद है। बिल्कुल बिल्कुल, और गल्फ स्टेट्स में जो थोड़ी बहुत थी वो शाह महमूद कुरैशी और इनकी जो है ना, ये एंटी इंडिया रेटरिक की वजह से इनकी बंद हुई है। तो फिर आइसोलेट कौन हुआ? ऑफ कोर्स आइसोलेट हुआ क्या? आप देखें ना, ईरान ये हो चुके हुए हैं। सर आप ये देखें कि अमेरिका से ईरान आइसोलेट है, अमेरिका से चाइना आइसोलेटेड ट्रेड पॉइंट ऑफ व्यू से। आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे करके ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन चाइना को आइसोलेट कर रही है इकनॉमिकली, और उन आइसोलेटेड कंट्री के साथ हम अपने आप को अलाइन करके कहते हैं कि जी इंडिया आइसोलेट है। हाउ इज़ इट पॉसिबल? अगर कोई मुझे समझा दे तो मैं उसको कोई इनाम दूंगा, लेकिन ये झूठ बोलना बंद करना होगा और जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं उसको समझना होगा। अच्छा, एक और जो बड़ा अहम मसला है, लोगों का परसेप्शन भी क्लियर होना चाहिए। मैं आऊँगा अपने थोड़ा सा नॉर्थ अमेरिकन रीजन की तरफ कि एंटी इंडिया स्टांस रखने वाली खातून को लेकर सामने आया जाता है और लोग ये समझते हैं कि वाह 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 हमारे इंडियन हेरिटेज की खातून आ गई, और लोग नारे लगाना शुरू कर देते हैं जो हमारे सीधे साधे मासूम भोले भाले इंडियन दोस्त हैं, और उनको पता नहीं है कि ये कितना ख़तरनाक खेल रचाया जा रहा है इस वक्त अमेरिका की सियासत में कमाला हैरिस को लाकर। और ये जो
मैंने जो इसका एनालाइज किया है दोस्तों आपको शेयर करता हूँ कि हुआ क्या था कि जब ह्यूस्टन टेक्सास में हाउडी मोदी के नाम से मोदी सरकार ने बहुत बड़ा मैसिव इवेंट किया था। उस इवेंट में जितनी अमरीकी हुकूमत की जितनी भी सरकार थी उसको हिला के रख दिया था और उनको पता चला था कि इंडियन अमेरिकन जो हैं आज किसके साथ खड़े हुए हैं और उनको उस वोट बैंक की वैल्यू का अंदाज़ा हुआ था और दिल से भी इंडियन अमेरिकन जो हैं वो इस वक्त हुकूमत के साथ थे। तो इसको तोड़ने के लिए उन्होंने पत्ता फेंका कि एक ऐसी खातून को लाया जाए जिसका कहीं से थोड़ा सा उसमें रेसिपी में कहीं ना कहीं इंडियन हेरिटेज आता हो, तो फिर हम इंडियंस को शायद अपनी तरफ कर पाएंगे। ये गलत है क्योंकि अगर आप इन खातून के माजी के बयानात देखें, अगर आप इन खातून के कश्मीर के बारे में स्टांस देखें, इनकी अगर आप इस्लामिक फाशिस्ट ताल्लुकात की जानिब ध्यान दें तो आपको पता चलेगा कि ये तो और ज़्यादा ख़तरनाक होगा आपके लिए। तो ताहिर भाई ये जो डेवलपमेंट हुई है, ये जो एक शतरंज के मोहरे बिछाए गए हैं, इसको ज़रा समझाइएगा दोस्तों को ताकि ये समझ में आए, आपको और हमको लोग सुनते हैं। देखिए बात यह है कि कमाला हैरिस के बारे में मोस्ट इंडो अमेरिकन को पता है कि इनका स्टैंड कश्मीर या दीगर इश्यूज़ पर क्या है। ठीक, मेरा नहीं ख्याल कि मोस्ट इंडो अमेरिकन इनको या डेमोक्रेट्स को वोट देंगे, लेकिन जाहिर है वो जो डेमोक्रेट पार्टी के मेंबर हैं वैसे भी इंडियंस हैं, वो होना भी चाहिए, हर मुल्क में होते हैं, हर पार्टी के साथ, बट नॉट ऑन द बेसिस ऑफ कि आप एक कैंडिडेट को लाके उनको लोगों को जो है। लेकिन मैं इनके कमाला हैरिस के इलेक्शन में आने की जो वाज़ेह सूरत है वो ज़रूर शेयर करना चाहता हूँ। कमाला हैरिस को इसलिए नहीं लाया गया फ्रैंकली कि ये कोई एशियन या इंडियन वोट लेने के लिए, इनको बेसिकली लाया गया, ये बड़ी एक्टिव हैं और पॉलिटिक्स में ये प्रेसिडेंट बिड में भी रही जो हार गई थी शुरू में ही। ये असल में रिसेंटली ये बात ज़्यादा उछाली गई वोट बैंक के लिए कि ये एशियन बैकग्राउंड की है, वरना इनका खुद भी यही कहना था और इनके सपोर्टर भी यही कहते थे कि ये अफ्रीकन अमेरिकन है, सियाह फार्म है। ठीक है, चूँकि इनके वालिद जो थे वो अफ्रीकन अमेरिकन थे, इनकी मदर जो है वो तमिलनाडु की इंडियन अमेरिकन है। पढ़े ये यहाँ मॉन्ट्रियल में है अपनी बचपन से, यहाँ पे इन्होंने गुजारा। मुझे ये मानना पड़ेगा कि अच्छी ये तेज़ तरार पॉलिटिशियन हैं और कामयाब पॉलिटिशियन हैं, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन चूँकि ये बहुत एक्सट्रीम लेफ़्ट की हैं, इनका जो है पॉलिटिक्स में बहुत तजर्बा है, लेकिन चूँकि इनका जो स्टैंस है वो एक्सट्रीम लेफ़्ट का है जी, सिर्फ लेफ़्ट का नहीं है, ये सेंटर लेफ़्ट का नहीं है, एक्सट्रीम लेफ़्ट का है। और जब ये आ रही थी इस कंपटीशन में, पहले तो वो हार गई थी पहली बिड में, जब कई महीने पहले जो बाइडन और ये बर्नी सैंडर्स वगैरह थे, तो ये हार गई थी उसमें शुरू में ही। आपको 3-4 लोग थे जिनके बारे में चांस था कि उनको पिक किया जाएगा एज रनर मेट, ठीक है। उनमें सबसे ज़्यादा नाम था सूजन राइस का। अच्छा, वो ड्रॉप होके ये नाम आया, ये भी उनमें टॉप 3-4 थी। असल में देखिए डेमोक्रेट्स की कोशिश ये थी कि खातून हो, जो कि अच्छी बात है, मैं तो उसको अच्छी बात समझता हूँ, ठीक है। उनकी ये ख्वाहिश थी कि खातून हो, दूसरी उनकी ये ख्वाहिश थी कि कलर्ड बैकग्राउंड की हो, ठीक है। तो अब ये दोनों चीज़ें सूजन राइस में भी थी, इनमें भी थी। एक वो क्या नाम था, राशिदा तालिब थी जी, वो गालबन मिडल ईस्टर्न बैकग्राउंड की हैं, तो वो था। और एनी हाउ इन 3-4 में से इनको फाइनली उन्होंने किया, और ये बड़ी वैसे अपने हिसाब से ब्रिलियंट पॉलिटिशियन है, ठीक है। लेकिन इंडो अमेरिकन को अंदाज़ा है, इंडिया में रहने वाले इंडियन को इतना भी अंदाज़ा नहीं है इनका। लेकिन मैं अनीस भाई थोड़ा सा डिफरेंट बात करूँगा, ये अगर जो बाइडन जीत भी जाते हैं, ठीक है, काफ़ी चांस है उनके भी जीतने का, मेरी ज़ाती राय में आज मैं आपके सामने बता देता हूँ, 50-50 चांस है दोनों का। अगरचे ट्रम्प साहब के बारे में कहा जा रहा है कि वो पोल में थोड़े पीछे हैं नंबर, मुझे फिर भी लगता है कि शायद 51 पे वो जीत जाएं, चले ना भी जीते, जो बाइडन भी जीत गए, जो बाइडन जीत गए तो ज़ाहिर है कमाला हैरिस का ज़्यादा चांस है कि ये वाइस प्रेसिडेंट बनेगी। तब मेरा ख्याल है कि ये इतनी शायद रेडिकल नहीं होगी, फिर वो उनको एक नेशनल पॉलिटिक्स करनी पड़ेगी ना, फिर उनको नेशनल पॉलिटिक्स करनी पड़ेगी, फिर उनको पेंटागन की सुननी पड़ेगी। देखिए इसमें कोई भी अमेरिका का बने प्रेसिडेंट नेक्स्ट जी, चाहे प्रेसिडेंट ट्रंप री इलेक्ट हो, चाहे जो बाइडन बने,
पेंटागन और अमेरिकन सिक्योरिटी के इदारे जो हैं वो मुकम्मल तौर पर ऑन बोर्ड आ चुके हुए हैं ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और जापान के। ठीक है, पहले भी थे, मतलब वो पॉलिसी कंटिन्यूटी रहेगी। हाँ, वो बिल्कुल कोई फ़र्क नहीं आएगा। चूँकि चीन के हवाले से हो सकता है कि कन्फ्यूजन ये कर दें, चूँकि कमाला हैरिस का एक नुकसान ये है कि जो बाइडन तो यस मैन के तौर पर रहेंगे इस्टेब्लिशमेंट के। ठीक है, एक तो बूढ़े हैं, दूसरा उन्होंने सियासत भी 40-45 साल की है। कमाला हैरिस ने कभी सियासत का कोई 25-30 साल का सफ़र है, मगर ये ज़रा ज़्यादा वोकल है, वाइब्रेंट है। ये हो सकता है किसी मसले पे मनमानी करने की कोशिश करें, मगर चूंकि ये वाइस प्रेसिडेंट होंगी जी, तो इसका कम चांस है। तो अमेरिका में वाइस प्रेसिडेंट जो होता है वो एक्चुअली यस मैन ही सेरेमोनियल एक तरह की पोजीशन है, और उसमें वो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को यस ही करती हैं, और उसमें हमने नहीं देखा। और दूसरी बात ये कि स्टेट्समैनशिप का जो एक एक्सपीरियंस होता है वो अभी इनको नहीं है, तो जब वो आएंगी वो उनको पता चलेगा कि असल हक़ाइक़ क्या है, विद इन अमेरिका डीप स्टेट क्या होती है, और अमेरिका को कंट्रोल किस तरह से करती है इस्टेब्लिशमेंट वहाँ की। तो वो उनको उसमें वो अलाइन हो जाएंगी जल्दी, क्योंकि हमने हमेशा ही देखा है, चाहे कितने तुर्रम खान क्यों ना हो, इन दी एंड जब वो सरकार में आते हैं तो फिर वो बिल्कुल अलाइन हो जाते हैं पॉलिसीज़ की। तो पॉलिसीज़ कंटिन्यू रहेंगी। कोई ऐसी होप ना रखे कि भाई चीन के साथ जो अभी चेंजेस आ रही हैं, ईरान के साथ, पाकिस्तान के साथ या इंडिया के साथ जो बायलैटरल रिलेशनशिप हैं वो कोई चेंज हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा। पॉलिसी वही रहेंगी। लेकिन आप अपने जहन में ये ज़रूर रखिएगा कि जो हैरिस के बारे में जो लोग तासुर ले रहे थे, वो शायद आपको ताहिर असलम गोरा साहब की बातों से अब समझ में आ गया होगा कि वो क्या कहाँ हैं, क्या स्टांस रखती हैं, और इट हैज़ नथिंग टू डू विद एथनिसिटी और एथनिक बैकग्राउंड, और उससे ना कोई फ्रूट्स मिलेंगे आपको। हो सकता है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में आपको ज़्यादा कुछ क्लोज मिलें आपको सरकार से हिंदुस्तान की, लेकिन वैसे आगे चल के देखा होगा जो बाइडन भी उसी को कंटिन्यू रखेंगे। लेकिन अब हम आते हैं थोड़ा सा कनाडा की तरफ। ताहिर भाई, जो कनाडा में होती रहती है, उथल पुथल होती रहती है, चेंजेस हो रहती हैं। अभी ये मिनिस्टर फाइनेंस को रिज़ाइन करना पड़ा, और ट्रंप कह रहा हूँ जस्टिन ट्रूडो साहब के जो है वो सरकार के लिबरल पार्टी के थे, और वो हम ये देखते हैं कि जब भी कोई एक बहरान आता है, क्राइसिस की सिचुएशन में, ट्रूडो साहब ने कुर्बानी का बकरा ज़रूर ढूंढा कोई ना कोई। तो ये जो गए हैं मिनिस्टर साहब, इनके बारे में आप क्या समझते हैं? देखिए, जो मॉर्नो जो मिनिस्टर फाइनेंस थे काफ़ी करीब थे प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो के, और जो किचन कैबिनेट थी उसके मतलब एक तरह से मेंबर थे। तो जब ये वी चैरिटी का स्कैंडल बना, जिसमें प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो की फैमिली भी इन्वॉल्व है, और उसमें जो मॉर्नो की फैमिली और जो मॉर्नो ख़ुद भी इन्वॉल्व है, कोई बहुत बड़े नंबर्स अभी तक सामने नहीं आए। हज़ारों से चंद लाख डॉलर का हुआ। मसलन जैसे जो मॉर्नो ने कुछ ट्रैवल किए हैं, इनकी फैमिली ने ट्रैवल किए हैं, कुछ स्पीकिंग इवेंट्स पे चार्ज किया है वी चैरिटी को। वी चैरिटी का बहुत बड़ा बजट होता था, $900 मिलियन से $1 बिलियन तक का, जो नौजवानों के प्रोजेक्ट्स, उनके एम्प्लॉयमेंट के लिए कैनेडियन सरकार की थी। तो प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो को एक बहुत बड़ा जो स्कैंडल फेस करना पड़ा। वैसे तो कई स्कैंडल फेस करने पड़े थे उनकी पहली सरकार में। बहुत बड़ा स्कैंडल था वो SN11 वो जो था, उसमें उन्होंने अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी जेरार्ड बट को कुर्बानी का बकरा बनाया। बट साहब उनको अपने उर्दू के में कहते हैं या पंजाबी के स्टाइल में कहते हैं। तो वो बट साहब उसमें फारिग हो गए। हालांकि वो ट्रूडो साहब के बहुत ही पुराने साथी और बहुत ही करीबी थे, लेकिन सियासत बड़ी एक ब्रूटल गेम है। अब वो बेचारे कहीं नज़र भी नहीं आते स्वाइप ट्विटर के। बिल्कुल। और ट्रूडो साहब एवरीवेयर हैं। ट्रूडो साहब बहुत जो है ना काया किस्म के पॉलिटिशियन बन चुके हैं, शुरू से थे। यंग आदमी इसके बावजूद उनको पता है कि आइडेंटिटी पॉलिटिक्स के कार्ड कैसे खेलने हैं। खुद वो ब्लैक फेस की अपने लड़कपन और जवानी में हरकतें किया करते थे, सारे रेसिस काम होते थे। तो अब वो एंटी रेसिज्म के सबसे बड़े चैंपियन हैं और माफ़ी फ़ौरन मांग लेते हैं जी। उनकी ये खूबी होती है कि जैसे ये भी वी चैरिटी का हुआ तो फौरी तौर पर उन्होंने पहले माफ़ी मांग ली। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं सीफा वसीफा तो नहीं दूंगा, माफ़ी मांग ली। तो और इंक्वायरी करते रहे, लेकिन वो इंक्वायरी चलती है, फिर वो पेशियाँ हुई, फिर वो हमारे पार्लियामेंट की एक हुई जो पेशी है वो भी उन्होंने की। लेकिन वो दबाव चूँकि बढ़ रहा था तो उन्होंने एक की
मिनिस्टर जो किचन कैबिनेट के बहुत ही अहम रुकन है, मैं ही समझता था कि क्रिस्टिया फ्रीलैंड जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थी, अब वो उनकी जगह पे फाइनेंस मिनिस्टर बनी है जी। और ये दो तो बहुत ही करीब थे ना प्राइम मिनिस्टर के, क्रिस्टिया फ्रीलैंड और बिल मॉर्नो। बिल मॉर्नो ने यहाँ तक कह दिया कि वो अपनी सीट से भी स्टेप डाउन कर रहे हैं। ये बड़ी बात है। उन्होंने कहा कि मैं टोरंटो सेंटर के गालबन वो थे MP, कुर्बानी दे दी उन्होंने, पूरी मुकम्मल दे दी। उन्होंने सिर्फ वजारत से इस्तीफा नहीं दिया, उन्होंने कहा मैं सीट से भी इस्तीफा करता हूँ। तो इसका मतलब है वो अभी सियासत से ही गए। जब वो सियासत से गए तो इसका मतलब है कि कंजर्वेटिव तो कभी उनको अपने अंदर लेंगे नहीं। या NDP नहीं लेगी वो। फिर ट्रूडो सरकार जब तक है वो तो इनको लेगी नहीं। सही। जब कभी ट्रूडो सरकार जाएगी लिबरल में, वो फिर भी कभी आएंगे तो उनका डन हो गया सियासी जो है। फॉर द टाइम बीइंग ही इज गॉन फ्रॉम पॉलिटिक्स। वो इस तरह के आदमी थे मेरे नज़दीक कि 2-3 लिबरल पार्टी के ऐसे लोग थे जो कभी प्राइम मिनिस्टर भी बन सकते थे। ठीक है। तो अब उनका चांस तो मुझे नहीं लगता कि प्राइम मिनिस्टर तो दूर की बात है कि MP भी शायद वो कभी इलेक्शन लड़ेंगे। तो बट यू नेवर नो पॉलिटिक्स में क्या होता है, क्योंकि आमतौर पे देखा गया है कि अगर उनकी ये स्टैचर है कि वो प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं तो कल और किसी नाम से आ जाएंगे हम लोग को फिर। नहीं, लेकिन पता है कि उसमें अली साहब देखिए, उसमें स्टैचर होता है तब तक जब तक जान होती है। अब ये जान निकल गई है ना, तो अब उसके 4-6 साल बाद कोई नहीं रहेगा। यहाँ कनाडा में भी ये काफ़ी लेगेसी पॉलिटिक्स चल रही है जी। ट्रूडो साहब ये अपने बाप का खटा कमा रहे हैं, वो जो कहते हैं ना पंजाबी में। बिल्कुल ठीक। और फिर वो बहरहाल एक श्रूड पॉलिटिशियन है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। हम उनकी मुखालफत करते रहे बहुत सारी चीज़ों में, हम उनसे एग्री नहीं करते, लेकिन बहरहाल एक श्रूड पॉलिटिशियन बन चुके हुए हैं। ये सूरत हाल नाजरीन, आज सारे मुद्दे हमने आपके सामने रखे जिसमें इमरान हुकूमत की 2 साला कारकर्दगी और बल्कि नाकारकर्दगी आप यूँ इस्तेमाल करते हैं ताहिर भाई, और उसके बाद जिस क्राइसिस में आज वो 2 साल के बाद मुल्क को लेकर आ गए हैं, उसमें अब वो इधर उधर जो कि कभी कशकोल तोड़ने की बात करते थे, आज उसी को गोंद से जोड़ के मुल्कों घूम रहे हैं, लोगों को भेज रहे हैं। एक हरकारा उन्होंने चीन की तरफ दौड़ाया तो दूसरा सऊदी अरब की तरफ एक सिपह सालार चीफ को भेज दिया, और ख़ुद जो है वो टेलीविज़न पे बैठ के ऐसे इंटरव्यूज़ दे रहे हैं और सदर साहब ऐसी तकरीरें कर रहे हैं कि लोगों को ये पता चले कि मुल्क बिल्कुल सही हो गया है, इकनॉमी बिल्कुल दुरुस्त है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपने घबराना नहीं है। तो ये घबराने का सिलसिला और मौसम मुझे लगता है कि अब शुरू हो चला है, और आप लोग भी इस पर ज़रा नज़र रखिएगा। उसके साथ साथ अमेरिका की जो सियासत है उस पर भी, और कैनेडियन जो हमारी सियासत है उस पर भी। इसके अलावा बहुत सारे दीगर मसले पाकिस्तान के जो लोकल इश्यूज़ हैं, कराची के हवाले से जो डिस्ट्रिक्ट्स और उनको डिवाइड किया जा रहा है, इस पर भी हमें एक प्रोग्राम करना है, आपसे बातचीत करनी है, आप तक मालूमात लेकर आनी है। अगले सेगमेंट में ज़रूर उसको हम डिस्कस करेंगे किसी। अभी हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ। अनीस फारूकी को इजाज़त दीजिएगा। हैव अ ग्रेट इवनिंग। Subscribe TAG TV YouTube channel and press the notification button.